ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग सीधा बात करने वाले हैं आगामी चंद्र ग्रहण। और ये जो चंद्र ग्रहण होने वाला है, इसके डेट को आपको नोट करना चाहिए। आने वाले 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि में आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स नहीं होगा, ये टोटल लूनर इक्लिप्स होने वाला है। ये किस राशि में रहेगा, किस नक्षत्र में रहेगा, किस तरीके से प्रभावित करने वाला है, प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा और इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए ग्रहण के दौरान, सूतक काल लगेगा तो कितने बजे से लगेगा, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस पूरे वीडियो में दूंगा। तो बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को समझिएगा। सबसे पहले जो ये ग्रहण लगने वाला है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। जब भारत में दिखाई देगा तो 9 घंटे पूर्व सूतक काल लग जाता है, क्योंकि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है उस समय 9 घंटे पहले सूतक काल, और अगर सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल मान्य हो जाता है। मंदिरों के जो कपाट होते हैं, ग्रहण से 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण के दौरान बंद कर दिए जाएंगे। आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, और ये ग्रहण बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता आई के लिए। मतलब जब आप सूर्य ग्रहण का जब समय होता है तो सभी लोग मना करते हैं कि सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिव जो रेज होते हैं वो स्कैटर करते रहते हैं। लेकिन ये जो ग्रहण पड़ेगा इसको आप आराम से देख सकते हैं, भारत में विजिबल होगा। लेकिन इस ग्रहण के दौरान जो आपको काम करना चाहिए वो एक एक करके मैं यहाँ पर बताऊंगा। सामान्यतः चंद्रमा को ग्रसित करने वाले हैं राहु। अब ये ग्रहण क्यों होगा? क्योंकि एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी और एक एंड पर जो है चंद्रमा रहने वाले हैं। सूर्य की जो रोशनी होगी, सूर्य की जो रेज हैं वो पृथ्वी पे पड़ेंगी, और पृथ्वी की जो छाया है सीधा 180 डिग्री चंद्रमा पर पड़ना प्रारंभ हो जाएंगी। और जैसे ही चंद्रमा पर ये पड़ेंगी किरणें, यानी छाया जो पड़ेगी, जो पृथ्वी की छाया होके जा रही है, यही ग्रहण बनाएगी। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले जब हम शैडो की बात करते हैं ग्रहण के दौरान, तो उस समय 2 टाइप के शैडो को काउंट किया जाता है, एक अम्ब्रा होता है, एक पेनम्ब्रा होता है। पेनम्ब्रा जो होता है, सबसे पहले रेस जो निकलती है पेनम्ब्रल शैडो ही बनाती है। पेनम्ब्रल शैडो जो होता है बहुत कम होता है, लाइट होता है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव पेनम्ब्रल से मान लिया जाता है। और धीरे धीरे ये प्रभाव, जैसे अम्ब्रा का पूरा प्रभाव आएगा, यानी डार्केस्ट शैडो, गाढ़ी जो शैडो होती है, परछाई, वो पृथ्वी की चंद्रमा पर पड़ेगी। और उसके बाद ये आंशिक चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। ये प्रारंभिक का समय होगा जब ये डार्केस्ट शैडो अम्बरा पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो चंद्रमा है उसके ऊपर पृथ्वी की जो डार्क शैडो है अम्बरा का, वो पूरे तरीके से पड़ेगी। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये युति बनी रहेगी, और फिर जो पृथ्वी का जो शैडो है वो धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगी, और चंद्रमा फिर हमें दिखाई देना प्रारंभ कर देंगे। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है, और चंद्रमा मन का कारक होता है, ये सभी लोगों को पता है। तो इस ड्यूरेशन में आप चंद्रमा की जितनी ज़्यादा आप पूजा कर सकते हैं, विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, दूषित है, तो ऐसे कंडीशन में, और कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है? तो अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार आप हो जाते हैं, कई प्रकार की डिसीजन पावर आप नहीं बना पाते हैं, यानी चंद्रमा आपका वीक हो जाता है, आप अपने ही बातों से डेविएट होना प्रारंभ कर देते हैं, चंद्रमा आपका खराब हो जाता है। चंद्रमा खराब होने के कारण जो मानसिक स्थिति होती है सबसे ज़्यादा वही प्रभावित होती है। चंद्रमा मन का कारण होने के कारण मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए इस समय चंद्रमा के लिए? आपको ओम सोमाय नमः आप मंत्र जाप कर सकते हैं। यहाँ पर ओम नमः शिवाय का भी आप यहाँ पर जाप कर सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में जिनके पास कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे लोगों के लिए
सीधा काम क्या करना चाहिए, दारिद्र्य दुख दहनाए स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चंद्रमा का जो भी मंत्र होता है आप उसको यूज़ कीजिए, ओम चंद्राय यूज़ कर सकते हैं, ओम श्राम सिंह श्रौम सा चंद्रमसे नमाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से चंद्रमा जब तक ग्रसित रहेंगे, अगर आप यहाँ पर पाठ पूजन करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब पोजीशन पे बैठे हैं, त्रिक स्थान पर है, राहु केतु या पाप ग्रह से दृष्ट हैं, ऐसे सभी लोगों को इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और दान पुण्य इत्यादि भी करना चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि मैं आपको एक कॉमन उपाय है ये बता रहा हूँ। और इस ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो वैदिक पुराणों में लिखा है, वैदिक ज्योतिष के पार्ट में लिखा हुआ है, गर्भवती महिलाएं, और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और भारत में विजिबल होगा, तो विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस ग्रहण का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले में लग्न को भी दिखाता रहा हूँ, चार्ट भी दिखा रहा हूँ, और एक-एक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कुंभ राशि में ये ग्रहण पड़ने वाला है। कुंभ राशि जो है शनि की राशि है, और साथ में जो नक्षत्र बनेगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बनेगा। तो कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से ये जो ग्रहण रहने वाला है उन सभी को प्रभावित करेगा जिसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या तो शनि की चल रही हो और या तो गुरु की चल रही हो। और ये किस तरीके से प्रभावित करेगा, सबसे पहले नक्षत्र के नेचर को समझना चाहिए। कुंभ राशि जो होती है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बायां जांग जो होता है उसको हम लोग कॉन्सिडर करते हैं कि कुंभ राशि में है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो होता है देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो होता है 20 डिग्री कुंभ राशि से लेकर 3 डिग्री, लगभग 3 डिग्री के आसपास मीन राशि तक इसका विस्तार होता है। अब ये जो ग्रहण लगेगा उस समय आपको चार्ट में दिखाई देगा कि जहाँ पर भी 11 नंबर लिखा होगा वहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे। तो राहु चंद्र का ग्रहण दोष पड़ेगा, ऊपर से सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी, केतु की भी दृष्टि पड़ने वाली है। तो क्या प्रभाव रहेगा इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को समझिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है? आपने बगुला को देखा, अगर आप बगुले के सारे फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं तो यही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, आप एक्टिविटी समझिए, कौन सी प्राणी की बात मैं कर रहा हूँ और किस बर्ड की बात कर रहा हूँ। हम बगुले की बात कर रहे हैं। बगुला अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मछली पकड़ने का काम करता है, और जब वो जल में बैठता है तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो एक पैर पे बगुला रहता है और साथ में ध्यान पूरा लगाए रखता है। और बगुला के लिए तो कहा भी गया है कि विद्यार्थियों को सिखाने के लिए भी बगुला का उदाहरण दिया जाता है। काक चेष्टम बको ध्यानम तथैव च काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, विद्यार्थियों को क्या बताया जाता है? काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा करनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। मतलब बगुले की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर बगुले की बात और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोनों सेम हो जाता है। तो विद्यार्थी को यह समझाया जाता है कि अगर आप विद्या को अर्जित करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में कौवे के समान चेष्टा करना चाहिए। बको ध्यानम यानी बगुला जैसा ध्यान रखना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। तथैव चा अल्पहारी, उसी की तरह कम खाने वाला होना चाहिए। गृह त्यागी, विद्यार्थी और घर को त्याग करके ही अगर आप अध्ययन करते हैं तो ही आप विद्यार्थी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर एक विद्यार्थी के बारे में बताई गई है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहण लगने के कारण अगर आप देखिएगा कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हम कंपेयर कर रहे हैं बगुला से,
तो बगुला जब मछली पकड़ता है तो एक टांग पर वो खड़ा रहता है, और ऐसा करने पर जो मछली होती है उसको लगता है कि भाई यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन बगुला अपने ध्यान के लिए ही जाना जाता है। ध्यान इतना तगड़ा करता है, और जहाँ पर उसको मछली दिखाई दी, एक ही पावरफुल इम्पल्स के साथ स्ट्राइक करता है और सीधा मछली को टारगेट बना लेता है और सक्सेस भी हो जाता है। तो कहीं न कहीं पे यही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की निशानी होती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो जो शैया होता है उसका आगे का जो 2 पार्ट होता है, उसको हम लोग पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में काउंट करते हैं, और इनके जो देवता होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ध्यान बहुत ज़्यादा है, और बृहस्पति इनके देवता बनते हैं। तो बृहस्पति यानी आप ध्यान, तंत्र मंत्र, योग, इन सब चीज़ों में बहुत निपुण रहते हैं, जितने भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले होते हैं। और इस कारण से जो नक्षत्र की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और आप क्रोधी भी होते हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट है, आपने जो सोचा उसको आप करके रहेंगे, और उसके लिए क्रोध भी रहता है, यानी बहुत तेज़ी से टारगेट पे अटैक करते हैं। ये भी कहीं न कहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की निशानी होती है। अगर हम अपने आस-पास देखा जाए तो जो जगह शांत है, एकांत है, वहीं पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एकांत में रहना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो कब्रिस्तान होता है या जो शमशान घाट होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लोग होते हैं, और इनका जो काम होता है ध्यान को केंद्रित करना होता है। बहुत सारे अघोरी जो कि शमशान में रहते हैं, साक्षात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के एग्जाम्पल में काउंट किए जाते हैं। और साथ में जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है, अनाथालय इत्यादि में भी आपको दिखाई देगा कि ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनके अंदर भगवान से डर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानेंगे, भगवान से इनके अंदर हमेशा डर की जो भावना है वो ज़रूर आती है। जीवन में क्या करना है, किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए, सब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। अब ये तो बात है किस नक्षत्र में हो रहा है। राशि के हिसाब से देखा जाए तो कुंभ राशि में हो रहा है। अब समय क्या-क्या होगा, उस समय को एग्ज़ैक्टली आप समझ लीजिए। ये जो समय होगा, सबसे पहले जो पृथ्वी का लाइटेस्ट पोर्शन, जहाँ पर चंद्रग्रहण को कह देंगे कि अब स्टार्ट हो गया है। भले ही अभी पूरे तरीके से डार्केस्ट पोर्शन जब तक चंद्रमा को नहीं कट करेगा, तब तक हम नहीं कहेंगे कि ग्रहण स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो पेनम्ब्रल पोर्शन है वो रात्रि 8:58 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का स्टार्ट जब चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का जो पहला डार्क शेडो पड़ेगा, वो रात्रि 9:57 भारतीय समय अनुसार रहेगा। और इसका जो धीरे धीरे करके, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो रात में 12 बज के एग्जैक्टली देखा जाए 11:01 का जो टाइम रहेगा, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण उस समय तक पृथ्वी का जो शैडो रहेगा, जिसमें पहली बार पूरे तरीके से चंद्रमा ग्रसित हो जाएगी, वो टाइम रात्रि 11 बजकर है। लेकिन इस बार का मैग्नीट्यूड 1.34 है, इसलिए ये थोड़ा और टाइम तक रहेगा, यानी चंद्रमा को और ज़्यादा ये ग्रसित करेगा। तो इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण जो रहेगा वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, और ये ख़त्म जो होगा रात्रि 12:22 तक ये रहने वाला है भारतीय समय अनुसार। आप इसको देख सकते हैं बहुत आराम से। फिर जब पूरे तरीके से ग्रहण खत्म होगा, वो जो टाइम रहेगा वो रात में 1:26 का जो टाइम रहेगा, ये पूरे तरीके से खत्म होगा, और जो लाइटेस्ट शेडो है जिसको पेनम्ब्रा कहते हैं, वो हटेगा रात में 2:25। तो आप रफली पकड़ सकते हैं कि ग्रहण का जो टाइम रहेगा वो रात्रि 9:57 से 1:26 तक का जो टाइम रहेगा, उस समय प्रबल ग्रहण रहेगा, सूतक काल रहेगा, और सूतक काल 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण में लग जाता है, 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण में लगता है। तो 9 घंटे पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस ग्रहण का पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेदिनी ज्योतिष क्या कहती है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, ग्रहण जो पड़ रहा है, अगर हम देखें तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से एकादश भाव में पड़ रहा है, और अगर हम कूर्मा चक्र बनाते हैं और साथ में
सर्वोभद्रा चक्र बनाते हैं, तो ये सारी इंडिकेशन जो है आने वाले समय में किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति में परेशानियों का समय रहने वाला है। किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानी इसके कारण भी होने वाली है। और ये परेशानी लगातार चल रही है। जब सूर्य ग्रहण लगेगा जो कि इस साल जो है चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद आपको दिखाई देगा। 21-22 के आसपास का जो टाइम होगा उस समय आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। उस सूर्य ग्रहण के बाद जो है स्थिति थोड़ी-सी कंट्रोल में रहेगी। इस समय धातुओं के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। गोल्ड का जो टारगेट मैंने बताया है उसी टारगेट पर गोल्ड भी आएगा और सिल्वर भी 1.25 लाख का टारगेट है, 1.20 तक पहुँच गया, तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग टारगेट इसने कंप्लीट कर दिया है और गोल्ड भी 1,04,000 तक पहुंच गया, 1,08,000 का टारगेट है। तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं पर होंगी। वीडियो का ड्यूरेशन क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस पार्ट में केवल क्या उपाय करना चाहिए, ये मैंने बता दिया है। किस तरीके का जाप करना चाहिए, वो बता दिया है। दान करना है तो आप सफ़ेद कलर की किसी भी चीज़ों का दान आप इस समय कर सकते हैं। अनाज का भी आप चाहिए तो दान कर सकते हैं, चावल के भी दान यहाँ पर कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आप यहाँ पे दान पुण्य करते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। जो परेशानी चल रही है, उस परेशानी से आप बाहर भी आ पाइएगा। तो मेदिनी ज्योतिष का जो प्रभाव रहेगा, ये टैरिफ वार को धीरे-धीरे अब ये कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं न कहीं पर एक बार फिर युद्ध की जो कंडीशन है, क्योंकि वार तो चल रहा है मैं ये कहूँगा और ये वार सितंबर का प्रेडिक्शन था, तो टैरिफ वार है क्योंकि अर्थव्यवस्था वाली चीज़ों पर ये पड़ा है और मैंने आपको बताया था कि भारत की मंगल की दशा भी स्टार्ट हो गई है। तो भारत के मंगल की दशा प्रारंभ होने के कारण जो है, ये वार कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है और ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा सूर्य ग्रहण के बाद थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। कुछ समझौते होते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद स्थिति थोड़ी-सी कंपैरेटिवली ठीक रहेगी। लेकिन अभी क्योंकि समय थोड़ा-सा खराब है, इसलिए लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको डटे रहना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म है उनको थोड़े दिन वेट करके उसके बाद बाई साइड पर आना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। पार्ट 2 में प्रत्येक लग्न और राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, हम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।